दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 21 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है यानी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यह प्रणाली बैंक शाखाओं को लेन देन, उपभोक्ता सेवा और अन्य सेवाओं में सहायता करने के लिए एक केंद्रीय सर्वर से जोड़ती है। यह बैंकों को एक ही स्थान से 24/7 आधार पर उपभोक्ता केंद्रित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जो खुदरा के साथ साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग गतिविधियों का भी समर्थन करती है। यह उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा प्रदान करती है, चाहे उन्होंने अपना खाता भौतिक रूप से कहीं भी खोल रखा हो। इसके लिए आरबीआई ने ई कुबेर प्रारंभ किया है। बताना है उपरोक्त परिच्छेद किसके बारे में उल्लेख कर रहा है। आप लोग आंसर करने की कोशिश करें एक बार, फिर इसका आंसर बताती हूँ मैं। तो दोस्तों, ये जो ऊपर उपयुक्त परिच्छेदता है किसके बारे में उल्लेख कर रहा है, तो ये कोर बैंकिंग समाधान के बारे में बता रहा है। कोर बैंकिंग समाधान में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक बैंक जो है अपनी सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से केंद्रीकृत सर्वर से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, किसमें एक बैंक जो है अपनी सभी शाखाओं को एक केंद्रीय सर्वर से जोड़ती है, यानी कि अपनी सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक केंद्रीकृत सर्वर से जोड़ती है। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि इस व्यवस्था के माध्यम से एक बैंक जो है किसी भी शाखा से अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करती है। तो ये क्या कहलाता है, आपका कोर बैंकिंग समाधान कहलाता है। ठीक है, और इसी के तर्ज पर ही आरबीआई ने जो है भारत में ई कुबेर, देखिए आरबीआई ने ई कुबेर जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, उपरोक्त में से कितने अंतरण अदायगी का हिस्सा है। अंतरण अदायगी, ये अंतरण अदायगी क्या होता है दोस्तों, पेमेंट ट्रांसफर। इसमें जैसे कि क्या होता है कि अंतरण अदायगी में कि बिना किसी सेवा के बदले या फिर जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उसके बदले आपको कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो है कुछ, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गई, सामाजिक सुरक्षा अदायगी हो गई, वृद्धावस्था पेंशन, गवर्नमेंट ये सभी देती है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा अदायगी और वृद्धावस्था पेंशन, इसमें इसके माध्यम से गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई सेवा प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ना ही कोई वस्तु प्राप्त हो रही है। ओके, यानी कि ये क्या है, एक तरफ से दिया जाता है लेकिन दूसरी तरफ से इसके जो पैसे, मान लो कि आप नानी के घर गए, ओके, ठीक है, आपको नानी से घर लौटते समय आपको नानी कुछ पैसा दे दी थी, मान लो 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या, आपको फ्री का पैसा मिल गया है, आपने इसके बदले नानी को कोई सर्विस नहीं दिया था। ठीक है, तो यही आपका पेमेंट अदायगी कहलाता है, पेमेंट ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे पैसे या फिर ऐसे धन जो समाज सेवा या फिर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से करती है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट को इसके बदले कोई वस्तु या सेवा नहीं प्राप्त होता है, कोई सर्विसेज नहीं प्राप्त होता है, यानी कि बिना किसी सर्विस प्राप्त किए पेमेंट करना, वहाँ पे आपका पेमेंट ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गई, जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, तो इसके बदले आपने कोई काम नहीं किया था लेकिन आपको मिला। ठीक है, तो ये आपका पेमेंट ट्रांसफर के अंतर्गत आ गया, जिसके बदले आपको कोई सर्विस नहीं देना पड़ रहा है लेकिन तभी आपको पैसा मिला। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, सभी तीनों, यानी ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ईडीएनए पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ईडीएनए, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मत समझिएगा, एनवायरमेंटल डीएनए, ठीक है, पर्यावरणीय डीएनए। तो ये ईडीएनए पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आप लोग बताएं एक बार। तो दोस्तों ये क्या है, यह पर्यावरण में जीवों द्वारा निर्मुक्त किया गया आनुवंशिक पदार्थ। निर्मुक्त किया गया आनुवंशिक पदार्थ मतलब कि जब जीव जंतु जो हैं या पेड़ पौधे, ठीक है, वनों में यानी जीवों द्वारा, आप देखेंगे जीव क्या करते हैं कि उनके बाल हो गए या फिर उनके खाल या फिर वो शूशू करते हैं, पॉटी करते हैं, तो इसके माध्यम से जो उन लोग आनुवंशिक पदार्थ निर्मुक्त करते हैं, तो यही आपका एनवायरमेंटल डीएनए कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बन गया है।
ठीक है। कौन सा देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बना? तो भारत बना है। अगला देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रक पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने क्षेत्रक भारत 22 ईटीएफ में प्रतिनिधित्व करता है? कितने क्षेत्रक में भारत 22 ईटीएफ में प्रतिनिधित्व करता है, बताएं कितने क्षेत्रक में? तो सूचना और प्रौद्योगिकी को छोड़ दें तो तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता वस्तुएं, ऊर्जा, इसके साथ आधारभूत सामग्री, वित्त, उद्योग, उपादेयता, ये सभी। तो इसमें क्या होगा आपका? केवल 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो इसके पहले इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर सॉल्व कराए गए थे तो रिपीटेड है, तो हम लोग जल्द से जल्द इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 द्वारा शासित किया जाता है। दूसरा, भारत ऐसा पहला देश है जिसने विधि के माध्यम से सीएसआर व्यय को अनिवार्य और परिमाणित किया है। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को सीएसआर निधि का सबसे कम हिस्सा प्राप्त होता है। चौथा कह रहा है कि भारत की कुल सीएसआर निधि में योगदान करने में सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयूज की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ओके, इसमें कह रहा है कि सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयूज की हिस्सेदारी ज़्यादा है सीएसआर निधि में योगदान करने में, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ओके, तो दोस्तों ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं अपने पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% जो है सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से खर्च करेंगे, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, तो भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 द्वारा शासित किया जाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा जो है, भारत ऐसा पहला देश है जिसने विधि के माध्यम से सीएसआर व्यय को अनिवार्य किया और परिमाणित किया, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को सीएसआर निधि का सबसे कम नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को सीएसआर निधि का सबसे कम नहीं बल्कि सबसे ज्यादा हिस्सा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो गया, सबसे ज्यादा हिस्सा प्राप्त होता है। चौथा कह रहा है कि भारत की कुल सीएसआर निधि में योगदान करने में सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयू, सरकारी स्वामित्व वाले नहीं बल्कि जो निजी क्षेत्र के जो पीएसयूज होते हैं, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है सीएसआर निधि में सबसे ज़्यादा होती है। सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयूज की हिस्सेदारी कम होती है निजी क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, सीधी जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि देखो बहुत सारी कंपनी है अपना लाभ बनाती है, ठीक है, बहुत पैसे कमा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर रही है, तो ऐसा ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कंपनी जो है अपने लाभ का कुछ हिस्सा यानी कि 3 साल में वो 3 वर्षों में जितना लाभ कमाती है औसत निवल लाभ का वो 2% जो है समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करेगी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देगी, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देगी या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ खर्च करेगी पैसे, ओके, या फिर अवसंरचनात्मक विकास में विद्यालय बनवा रही है, कहीं हॉस्पिटल्स खुलवा रही है, कहीं ठीक है सड़क बनवा रही है, तो यानी कि यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अपने लाभ का कुछ हिस्सा जो है समाज के कल्याण के उद्देश्य से करेगी, ठीक है। यही है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। चलिए अगला देखिए, भारत के लौह और इस्पात आयात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। लौह और इस्पात आयात के संदर्भ में बात करना है। पहला है, भारत जितना इस्पात निर्यात करता है उससे कहीं अधिक आयात करता है, यानी इसमें कह रहा है कि भारत जो है इस्पात का आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। दूसरा कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत लौह अयस्क का आयात काफ़ी बढ़ गया है, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दिया करें, यहाँ वाले पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि इधर ही पे आप लोग गलती ज़्यादा करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मैंने देखा नहीं कि वहाँ पे पूछा था कि कौन सा सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखा करें। ओके, तो पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो दोस्तों भारत इस्पात का निर्यात जो है ज़्यादा करता है और आयात कम करता है, और इसमें आपका क्या कह रहा है कि इस्पात निर्यात करता है, जितना इस्पात निर्यात करता है उससे कहीं ज़्यादा आयात करता है, तो नहीं, यहाँ पे क्या है कि भारत जो है इस्पात के मामले में इस्पात के निर्यात के मामले में भारत 13वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में, और इस्पात का निर्यात ज़्यादा करता है, बल्कि आयात इस्पात का कम करता है, निर्यात ज़्यादा होता है आयात कम करता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत लौह अयस्क का आयात काफ़ी नहीं, देखो भारत लौह अयस्क के मामले में
आत्मनिर्भर बना है, ठीक है, आत्मनिर्भर है, लगभग आत्मनिर्भर है। बस कुछ ही लौह अयस्क जो है जो उच्च गुणवत्ता के हैं उसी को आयात करता है, लेकिन आयात बढ़ा नहीं है, ठीक है, बल्कि लौह अयस्क के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पे भी आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ओके, अगला कह रहा है कि सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जीवीए उत्पादकों के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधि की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, ये क्या करता है, उत्पादकों के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है, और जीडीपी जो है मांग के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओके, जीवीए जो है जीडीपी की तुलना में उत्पादकता का बेहतर प्रतिबिंब है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जीवीए उत्पादकों के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधि की स्थिति को दर्शाता है, और जीडीपी जो है मांग के दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और जीवीए जो है, जीवीए में क्योंकि अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है, इतना आपको पता होगा, तो जीवीए जो है जीडीपी की तुलना में उत्पादकता का बेहतर प्रतिबिंब है क्योंकि इसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, पूंजी बाजार के संदर्भ में स्क्रिप इश्यू क्या है, ठीक है, स्क्रिप इश्यू क्या संदर्भित करता है। तो दोस्तों स्क्रिप इश्यू क्या होता है कि बिना अतिरिक्त पूंजी जुटाए शेयर धारकों को नए शेयर निर्गमित करना, ये आपका स्क्रिप इश्यू कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में बात करना है अर्थव्यवस्था में। पहला कह रहा है कि बचत खाते में जमा मुद्रा में बैंक लॉकर में रखी गई मुद्रा की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि बचत खाते में जमा मुद्रा में गुणन होता है। गुणन मतलब होता है कि कंटिन्यू बढ़ता रहता है, ठीक है, जबकि बैंक लॉकर में रखी मुद्रा में गुणन नहीं होता है। ओके, बताना है कि आपका कौन सा सही है। ओके, तो दोस्तों बचत खाते में जो मुद्रा जमा की जाती है उसमें क्या होता है कि जो बचत खाते में मुद्रा जमा की जाती है तो बैंक इसका प्रयोग जो है अन्य जो ग्राहक होते हैं, अपने बैंक जो है अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए करती है, ठीक है, यानी आप बैंक में पैसा जमा किए हो, ठीक है, बचत खाते में, तो बैंक क्या करेगी, इस पैसे का उपयोग जो है ऋण देने के उद्देश्य से करती है, ठीक है, और बैंक जो है जब इसका ऋण देने के उद्देश्य से करती है तो इससे बैंक को प्रॉफिट होता है, और इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है जो आप बैंक में आपने जमा किया, यानी कि मान लो रमुआ ने जमा किया, तो रमुआ को जो है इस जमा राशि पर निरंतर कुछ न कुछ ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रमुआ को फायदा होता है जो बचत खाते में पैसा जमा किया था। लेकिन अगर उसने बैंक लॉकर में पैसा रखा है तो इस पे रमुआ को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उस पे इस बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या करे कि बचत खाते में जमा मुद्रा में गुणन होता है, बिल्कुल बचत खाते में जो पैसा जमा किया जाता है, जो मुद्रा जमा की जाती है उसमें निरंतर ब्याज की प्राप्ति होती रहती है, तो इसमें क्या होता है कि मुद्रा में गुणन होता है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला देखिए, बेरोजगारी सर्वेक्षण के संदर्भ में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण की संदर्भ अवधि क्या है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया, आंसर बता देती हूँ। चलो ठीक है, अच्छा, बेरोजगारी सर्वेक्षण के संदर्भ में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण की संदर्भ अवधि क्या है, 7 दिन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रही नैनो बबल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों शैवाल और इसी तरह के अन्य घटकों की वृद्धि को रोककर गंदे तालाब के जल को साफ करने के लिए देखो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है गंदे जल को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि इसे शॉर्ट में पी नोट्स कहते हैं। तो पी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये विदेशी निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी में पंजीकरण कराए बिना भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं। दूसरा, ये पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाते हैं और भारतीय शेयरों से जुड़े ऑफशोर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ओके, ठीक है, तो दोस्तों पी नोट्स में क्या होता है कि जो
विदेशी संस्था भारत में पंजीकृत नहीं है, वो भारत की शेयर बाजार में लेकिन वो भारत की शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए पी नोट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जो विदेशी संस्था या विदेशी निवेशक भारत में पंजीकृत नहीं है, वो पी नोट्स के माध्यम से भारत की शेयर बाजार में, भारत की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि विदेशी संस्था जो है या विदेशी निवेशक पी नोट्स के माध्यम से भारत के शेयर मार्केट में पंजीकृत हुए बिना, यानी कि उसको भारत में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है, भारत के शेयर मार्केट में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है, वो पी नोट्स के माध्यम से जो है भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या कह रहा है कि ये विदेशी निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी में पंजीकरण कराए बिना भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ये पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाते हैं और भारतीय शेयरों से जुड़े ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों कथन सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। और किसकी जयंती, किस व्यक्ति के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो है ये 5वें प्रधानमंत्री थे, आप लोग को ध्यान होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राथमिक बाजार में नई बाजार प्रतिभूतियों का कारोबार होता है और यहाँ निवेशक प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निवेशक जो है प्रतिभूतियों को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, यानी कि खरीद बिक्री दोनों कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक बाजार में केवल मौजूदा प्रतिभूतियां ही बेची जाती हैं। यहाँ प्रतिभूतियों की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ओके, बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ओके, तो दोस्तों, प्राथमिक बाजार की बात करें तो प्राथमिक बाजार में क्या होता है कि प्रतिभूतियां जो है नई कंपनियों, इसमें जो है प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां नई कंपनियों द्वारा बेची जाती हैं और केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि नई बाजार प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ निवेशक जो है प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों करते हैं। नहीं, यहाँ पे निवेशक जो है प्रतिभूतियों को सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। ठीक है, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों जो है, ये दोनों अगर खरीद और बिक्री जो है दोनों द्वितीयक बाजार में होता है, प्राथमिक बाजार में नहीं होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की केवल खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती है। द्वितीयक बाजार में जो है प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों की जाती है। द्वितीयक बाजार, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए तो द्वितीयक बाजार में केवल मौजूदा प्रतिभूतियां ही बेची जाती हैं, जहां प्रतिभूतियों की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा। देखो, द्वितीयक बाजार में क्या होता है कि जो मौजूद प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, मौजूदा प्रतिभूतियों को ही बेची खरीदी जाती है और यहाँ पर जो है प्रतिभूतियों की कीमत जो है बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन जो प्राथमिक बाजार में क्या होता है, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की जो वैल्यू है, प्रतिभूतियों की कीमत कंपनी के प्रबंधन द्वारा तय की जाती है। ठीक है, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की कीमत जो है कंपनी के प्रबंधन द्वारा निश्चित की जाती है, लेकिन द्वितीयक बाजार में जो है प्रतिभूतियों की कीमत जो है बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है कुछ, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व में निम्नलिखित में से कौन से देश सुपर एज्ड समाज बन गए हैं? सुपर एज्ड समाज बन गए हैं, बताएं। तो दोस्तों, जापान हो गया आपका, इटली हो गया, नाइजीरिया नहीं, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, इसके साथ आपका फिनलैंड, यहाँ पे वृद्धों की आबादी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, और इसके साथ ही ग्रीस, ये ऐसे देश हैं जो सुपर एज्ड समाज बन गए हैं। ठीक है, जैसे जापान, इटली, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, ग्रीस, यहाँ पे वृद्धों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया को छोड़ दे तो 4, केवल 4। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, इन्फ्लेशन की स्थिति में विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कम हो जाता है। दूसरा, मौद्रिक नीति का लक्ष्य मुद्रास्फीति के उचित स्तर को बनाए रखना होता है। बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है,
तो दोस्तों हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कम हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होने लगती है, यानी कि मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। और हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कम किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का ये जो बजटीय आवंटन कम किया जाता है हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में, तो ये एक तरह का ये राजकोषीय नीति के तहत किया जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीति के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य जो है मुद्रास्फीति के उचित, देखो मौद्रिक नीति क्यों लाई गई, मौद्रिक नीति इसलिए लाई गई ताकि मार्केट में तरलता को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति को उचित स्तर पर बनाए रखा जाए, न तो महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया जाए, न तो महंगाई को बहुत कम होने दिया जाए। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से संतुलित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला जो है राजकोषीय नीति से संबंधित है और दूसरा मौद्रिक नीति से संबंधित है, इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखिए, भौगोलिक संकेतक उत्पाद और राज्य। ठीक है, तो आदि केकिर अदरक जो है अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। काजी नींबू सिक्किम से संबंधित नहीं है, असम में जो है काजी नींबू को जीआई टैग दिया गया, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। घर चोला साड़ियाँ गुजरात में इसको जीआई टैग दिया गया, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कितने कथन सही है, कितने युग्म, 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, इस आर्थिक सिद्धांत में वर्णित किया गया है कि जैसे जैसे घरेलू आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात घटता जाता है, जबकि शिक्षा और मनोरंजन जैसी अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च की जाने वाली आय बढ़ती है। तो उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस आर्थिक सिद्धांत पर चर्चा कर रही है? तो दोस्तों एंजल का नियम क्या कहता है कि एंजल के नियम में कहता है कि जैसे जैसे घरेलू आय बढ़ती है तो भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात घट जाता है, लेकिन शिक्षा, मनोरंजन जैसी अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च की जाने वाली आय बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। दूसरा, यह केवल मासिक आकलन प्रदान करता है, वार्षिक आकलन नहीं। तीसरा कह रहा है कि श्रम बल भागीदारी दर की गणना के लिए इसमें 21 वर्ष से 62 वर्ष तक की आयु समूह को शामिल किया गया है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 2017 में इसे शुरू किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल मासिक आकलन करता है, तो ये मासिक आकलन नहीं करता है, ये वार्षिक आकलन करता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। और संबल भागीदारी दर की गणना में 21 वर्ष से अधिक आयु समूह को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 21 वर्ष से 62 वर्ष। देखो यहाँ पे गलत है, 21 वर्ष नहीं, मिनिमम 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों को शामिल किया जाता है। और मैक्सिमम एज इसमें डिसाइड नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 15 साल। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 15, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में जो है 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के समूह को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, क्योंकि 21 से 62 कह रहा है। तो कितने कथन सही हुए, केवल एक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, सांविधिक तरलता अनुपात में निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं? ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात क्या कहेंगे इसको, SLR। ठीक है, आप लोग SLR जानते होंगे कि SLR में क्या होता है कि बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा जो है SLR के रूप में रखना होता है, अपने पास ही रखना होता है, वो भी नकद, सोना या प्रतिभूति के रूप में। ठीक है, या प्रतिभूति के रूप में। ठीक है, या तो प्रतिभूति के रूप में। तो अब इसमें क्या पूछा है आप लोगों से, इसमें पूछा है दोस्तों कि SLR में कौन सी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, सोना, नगद, ट्रेजरी बिल या और मसाला बॉन्ड। बताना है कि इनमें से कौन कौन सी शामिल होती हैं। दोस्तों एक बार फिर से SLR को समझ लीजिए कि SLR क्या है,
एसएलआर जो है एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होती है जिसे बैंक जो है अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है। ठीक है, तो ये जो बैंक कुल जमा राशि का जो एक हिस्सा है जो अपने पास रख रही है, इसको या तो सोने के रूप में रख सकती है, या नकद के रूप में रख सकती है, या प्रतिभूतियों के रूप में, ट्रेजरी बिल के रूप में भी रख सकती है, लेकिन मसाला बॉन्ड के रूप में नहीं रखती है। ठीक है, अगर आपको इतना पता होता तो आपका यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाता और फिर आंसर क्या होता है 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए, ये मौद्रिक नीति का एक मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, जिसके माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह फ्रेमवर्क 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों की निगरानी की जाती है। तीसरा कह रहा है कि शुद्ध गैर निष्पादन परिसंपत्तियां यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत विचार किए जाने वाले मानदंडों में से एक है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ओके, तो दोस्तों पहला कथन जो आपका कह रहा है कि यह फ्रेमवर्क 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया था, तो इसे 2016 में नहीं, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई को 2002 में अपनाया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई में क्या होता है कि दोस्तों बैंकों को कुछ निश्चित मानकों को बनाए रखना पड़ता है इस त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों की निगरानी की जाती है। ऐसे बैंक जिनकी वित्तीय स्थिति अब कमजोर है, तो ऐसे बैंकों की निगरानी की जाती है। और तीसरा क्या कह रहा है कि शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत विचार किए जाने वाले मानदंडों में से एक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा है कितने कथन सही नहीं थे, केवल एक कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है? ठीक है, बैंक दर की सबसे सटीक परिभाषा पूछा है, इसमें कौन सी है? ओके, तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, देखो बैंक रेट के माध्यम से क्या होता है कि बैंक दर के माध्यम से जो जिन बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है वो आरबीआई से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है आरबीआई जो है अगर मार्केट में तरलता ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? बैंकों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देगा। अब जब बैंकों को उच्च ब्याज दर पर आरबीआई ऋण दे रहा है तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने ग्राहकों को भी उच्च ब्याज दर पर ऋण देगा। ठीक है, अगर मार्केट में तरलता कम है, ठीक है, तरलता कम है, मांग कम है, तो मांग को बढ़ावा देने के लिए बैंक क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगा कि बैंक दर को कम कर देगा, बैंक रेट को कम करेगा, तो बैंकों को जो है कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। तो बैंकों को जब कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा तो बैंक क्या करेगा? अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर ऋण देगा। तो जब ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण देगा तो ग्राहकों के पास जो है पैसा ग्राहकों के लिए ऋण लेना सस्ता पड़ेगा। जब ग्राहकों को ऋण लेना सस्ता पड़ेगा तो ग्राहकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और ग्राहकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ये मार्केट में खर्च करेंगे। मार्केट में खर्च करेंगे तो इससे मार्केट में मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर सही परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने की अनुमति नहीं होती। यानी कि एक न्यूनतम दर है, एक बैंक जो है इस न्यूनतम दर से नीचे अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय डाक भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट, चलिए ठीक है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक अनुसूचित भुगतान बैंक है जो बचत और चालू खातों जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत है। तीसरा, यह किसी भी मांग जमा और अनिवासी भारतीय जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में कि यह एक अनुसूचित बैंक है जो बचत
और चालू खातों जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ये बचत और चालू खाते जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है भारतीय डाक भुगतान बैंक। और ये जो है ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा लेकिन कह रहा है कि ये किसी भी प्रकार की मांग जमा और अनिवासी भारतीय जमा स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों ये मांग जमा स्वीकार करता है, लगभग 1 लाख रुपए तक की मांग जमा स्वीकार कर सकता है। और अनिवासी भारतीय जमा स्वीकार नहीं कर सकता। तो अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई जमा स्वीकार करता है ये। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो गया। ठीक है, कितने कथन सही हुए? तो 2 कथन सही हुए। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए। कथन 1, मुद्रास्फीति धन को लेनदारों से देनदारों में पुनर्वितरित करती है। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है, जिससे देनदार उधार ली गई मुद्रा से कम मूल्य की मुद्रा में ऋण चुकाने में सक्षम हो जाते हैं। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। इसका मैं आप लोग को पूछती हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। फिर मैं नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो है वो भी इकोनॉमिक्स का ही है। ठीक है, एक बार आप लोग इस पे कोशिश करिए, क्योंकि मुद्रास्फीति से है। ठीक है, तो बस इतना मैं बता देती हूँ कि मुद्रास्फीति में जो देनदार क्या होगा, जो उधार देगा और लेनदार जो उधार लेगा। ठीक है, लेनदार, ठीक है, देनदार जो उधार देगा, लेनदार जो उधार लेगा। ठीक है, तो मान लो महंगाई है और ऐसे में लेनदार जो है इससे उधार लेता है देनदार से। ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो बी क्या किया, ए से उधार लिया। ठीक है, तो बी ने खर्च कर दिया। फिर अब बी जो उधार लिया है, बाद में इसको उधार वापस करना होगा ए को। तो मान लो 1 साल बाद या 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद बी ने ए को उधार वापस कर दिया, जो पैसा लिया था उधार वापस कर दिया। तो अब इतना बताइए कि 2 साल पहले, 2 वर्ष बाद, मान लो 2010 में इसने उधार लिया था। ठीक है, 2010 में मान लो इसने 1,000 रुपये उधार लिया था। ठीक है, बी ने ए से, तो 1,000 रुपये उधार लिया था, इसने खर्च कर दिया। फिर बाद में बी ने जो है ए को 2 वर्ष बाद यानी 2012 में 1,000 रुपये वापस कर दिया। तो आप लोग ये बताइए कि 2010 में बी ने जो 1,000 से जितनी वस्तुएं खरीदी थी, क्या 2 वर्ष बाद ए उतनी वस्तु 1,000 रुपये में उतनी वस्तुएं खरीद सकता है? बस इस बेसिस पे आप लोग को ये आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, किसको फायदा हुआ? मुद्रास्फीति में देनदार को फायदा होता है या लेनदार को फायदा होता है, ये आपको बताना है। चलो अगला देखो। कॉल मनी और नोटिस मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कॉल मनी और नोटिस मनी के संदर्भ में आपको बताना है। तो नोटिस मनी मार्केट के अंतर्गत धन का लेन देन रात भर के आधार पर किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कॉल मनी मार्केट में ब्याज दरें निर्धारित करता है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। आंसर करने की कोशिश करें आप लोग, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी में क्या होता है कि जब बैंक जो है रात मतलब कि एक रात के लिए सिर्फ रात की अवधि के लिए उधार लेती हैं। और नोटिस मनी में क्या होता है कि 2 से 14 दिनों के लिए 2 से 14 दिनों तक के लिए 14 दिन की अवधि के लिए उधार लेती हैं। और कॉल मनी में क्या होता है, सिर्फ रात भर के लिए रात के लिए सिर्फ रात भर के लिए उधार लेती हैं। तो ऐसे में कॉल मनी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट पे देखिए। तो नोटिस मनी मार्केट के अंतर्गत, नोटिस मनी जो है मनी मार्केट के अंतर्गत धन का लेन देन रात भर के आधार पर किया जाता है। तो नोटिस मनी नहीं, ठीक है, कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी के अंतर्गत जो है धन का लेन देन रात भर के आधार पर किया जाता है। नोटिस मनी में क्या होता है कि 2 से 14 दिनों तक जो है धन का लेन देन 2 से 14 दिनों तक के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कॉल मनी मार्केट में ब्याज दरें निर्धारित करती हैं। तो नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे कॉल मनी मार्केट में ब्याज दरें निर्धारित नहीं करती है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है, यह पहल विकेंद्रीकृत प्रशासन और जमीनी स्तर पर निर्णय निर्माण को बढ़ावा देती है। दूसरा, इस पहल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है।
तो दोस्तों पहला कथन है कि यह पहल जो है विकेंद्रीकृत प्रशासन और जमीनी स्तर पर नीति निर्माण को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि इस पहल को यानी विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल को पंचायत राज मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। तो नहीं, इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसको कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला दे रहा है ऑप्शन ए कि विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए यूसीबीज को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, दूसरा कह रहा है कि यूसीबीज यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने अग्रिमों का 75% जो है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए देना होगा। सी, शहरी सहकारी बैंक आरबीआई की प्रत्यक्ष निगरानी में है। डी, अधिकांश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उच्च लागत आय अनुपात के कारण कुशलता पूर्वक संचालन करने में विफल रहते हैं। ओके, तो बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के संदर्भ में बताएं आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया। तो 3 स्तरों में नहीं बल्कि 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाले विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी IFDA निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ठीक है, किस संगठन से संबंधित है? आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा ये किस संगठन से संबंधित है? तो ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है 2007 से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से ठीक पहले भारत में संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, संपत्ति कर की वसूली के लिए प्रशासनिक लागत अधिक थी। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों पहला कथन देखिए, तो पहला कथन कह रहा है कि 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट से ठीक पहले भारत में संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों भारत में संपत्ति कर को 2007-8 में नहीं बल्कि 2015-16 में समाप्त किया गया था। 2015-16 में। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन में जब पहला स्टेटमेंट गलत होता है दूसरा सही हो जाता है जब दो कथन दिए होते हैं। ठीक है, तो संपत्ति कर की वसूली के लिए जो है प्रशासनिक लागत बहुत अधिक थी, इस वजह से 2015-16 में संपत्ति कर को समाप्त किया गया था। लेकिन आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खुला बाजार परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधित करने का एक गुणात्मक उपकरण है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की जाती है। तीसरा, बाजार में इसका निष्पादन सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये जो है मुद्रा बाजार में यानी मुद्रा बाजार में मैं कह रही हूँ, ये जो है यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधित करने का एक गुणात्मक उपकरण नहीं बल्कि मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, मात्रात्मक उपकरण है। मॉनेटरी पॉलिसी में इसको मात्रात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि गुणात्मक उपकरण के रूप में। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और बाजार में इसका निष्पादन सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है बल्कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। दूसरा आपका सही है, इसके अंतर्गत जो है यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के माध्यम से अपने तत्काल जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो पूछा कितने कथन सही नहीं है, तो 2 कथन सही नहीं है। अगला देखिए, जब मुद्रा की मांग में कमी होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम
सर्वाधिक संभावित होता है। तो जब मुद्रा की मांग में कमी होगी तो क्या परिणाम हो सकता है, बताएं। जब मुद्रा की मांग में कमी होगी तो गवर्नमेंट क्या, आरबीआई क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के संदर्भ में दिया है सभी स्टेटमेंट। तो दोस्तों जब मुद्रा की मांग में कमी होगी, यानी मांग में कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई क्या करेगी, ये कह रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक सामयिक तरलता अनुपात में वृद्धि करेगा। अगर एसएलआर में वृद्धि कर देगा, ठीक है, अगर एसएलआर में वृद्धि कर देगा आरबीआई, तो ऐसे में क्या होगा, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का मैक्सिमम हिस्सा अलग से एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा। जब एसएलआर बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा नहीं बचेगा, ठीक है, ठीक है। एसएलआर क्यों बढ़ाया जाता है कि बैंकों में जो अतिरिक्त धन है उसको सोख लिया जाए, ठीक है, जिससे कि बैंक जो है ग्राहकों को अधिक ब्याज दर पर ऋण दे, ठीक है। तो इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि मुद्रा में मार्केट में जो मांग ज़्यादा है तो मांग को कम किया जा सके, ठीक है, जिससे कि महंगाई ना बढ़े। तो यहाँ पे अगर एसएलआर बढ़ाया जाएगा तो बैंक क्या करेगा, उच्च ब्याज दर पर लोगों को ऋण देगा। अगर उच्च ब्याज दर पर ऋण देगा तो क्या लोग ऋण लेंगे, क्या मांग बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है नकद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर में वृद्धि करेगा। अगर सीआरआर में वृद्धि करेगा तो बैंकों के पास क्या होगा कि कम पैसे बचेंगे, ठीक है। सीआरआर में वृद्धि होगा तो बैंक क्या करेगा कि अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा जो है निकाल करके आरबीआई के पास दे देगी। अब अगर सीआरआर के रूप में कुछ पैसा, कुल जमा राशि का कुछ धन बैंक जो है आरबीआई को दे देगा तो बैंक के पास कुछ ही पैसे बचेंगे, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा भाई, अगर बैंकों के लिए ऋण लेना तो महंगा पड़ेगा ही ऐसी स्थिति में। अब बैंक क्या करेगा कि उच्च ब्याज दर पर, क्योंकि सीआरआर बढ़ गया है, तो सीआर बढ़ गया तो ऐसे में बैंक क्या करेगा, उच्च ब्याज दर पर लोगों को ऋण देगा। अगर उच्च ब्याज दर पर लोगों को ऋण मिलेगा तो क्या लोग ऋण लेंगे, क्या इससे मांग बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सी देखिए तो इसमें कह रहा है कि बैंक दर को कम करेगा, ठीक है। अगर बैंक रेट को आरबीआई द्वारा बैंक रेट को कम किया जाता है, बैंक रेट को कम किया जाएगा, बैंक रेट को अगर कम किया जाता है तो बैंकों के लिए ऋण लेना सस्ता पड़ता है। बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेते हैं, ठीक है, बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेते हैं, किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। और आरबीआई जो है अगर कम ब्याज दर पे बैंक को ऋण देगा तो बैंक क्या करेंगे भाई, अपने ग्राहकों को भी तो कम ब्याज दर पर ऋण देंगे, तो कम ब्याज दर पर ऋण देंगे। तो भाई अगर ग्राहकों को, यानी कि जो ग्राहक होंगे, ठीक है, जो ग्राहक होंगे अगर उनको कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ग्राहक जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे कम ब्याज दर पर, और फिर ऋण लेंगे तो इनके पास पैसा आएगा तो मार्केट में इनसे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग समझ गए। भाई अगर आपको ही बोला जाए कि आपको कम ब्याज दर पे ऋण दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, जहाँ खुशी ऋण ले लोगे ना अगर आपको ज़रूरत होगी तो। अब बोला जाए कि अधिक ब्याज दर पर आपको ऋण दिया जाएगा तो क्या आप बैंक जाओगे, क्या नहीं जाओगे ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पे समझना जरूरी था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, ओके, कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। चलिए अगला देखिए, कौन सा पिगोवियन कर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये पिगोवियन कर क्या है, पिगोवियन टैक्स क्या है। तो दोस्तों ये नकारात्मक उत्पादन बाध्यताओं को हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया कर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही नेक्सस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। नेक्सस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञापन नीति यानी कि IPBES द्वारा जारी की गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय लेखा की गणना का आधार वर्ष 2004-05 से बदल करके 2011-12 कर दिया गया। हेडलाइन समृद्धि दर को स्थिर बाजार कीमतों पर जीडीपी द्वारा मापा जाता है। ओके, राष्ट्रीय लेखांकन संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 पर आधारित है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रीय लेखा की गणना का आधार वर्ष जो है 2011-12 से बदल करके 2004-05 से बदल करके 2011-12 कर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि हेडलाइन समृद्धि दर को स्थिर बाजार कीमतों पर
जीडीपी द्वारा मापा जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, राष्ट्रीय लेखांकन संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 पर आधारित है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीन। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 20% से भी कम है। दूसरा कह रहा है कि 2021 से मैंग्रोव आवरण में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान द्वारा द्विवार्षिक आधार पर जारी की जाती है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों कुल वन अगर हम बात करें 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट की, भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, तो यहाँ पे कह रहा है कि कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 20% से भी कम है। तो 20% से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। कितना है? 25.17% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2021 से मैंग्रोव आवरण में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वन अनुसंधान संस्थान नहीं, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा नहीं बल्कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कितने कथन सही है? कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा वाला। अगला देखिए, श्रम बाजार में विशेष कौशल की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? ठीक है, विशेष कौशल की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है दोस्तों? तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपनी है, मान लो, ठीक है, एक कंपनी है, पहले मान लो ये कंपनी एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन अब ये कंपनी बदल गई। कौन सी कंपनी बदल गई? ये कार बनाने वाली कंपनी हो गई। ठीक है, पहले ये स्कूटर बनाती थी, अब कार बनाने लगी। ठीक है, तो स्कूटर बनाने वाले जो यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ थे वो स्कूटर बनाते थे। अब इनके अंदर जो कला है, कौशल है, वो स्कूटर बनाने का स्किल है। अब क्योंकि अब आप कार बनाने लगे, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ थे अब कार तो नहीं बना सकते भाई, क्योंकि कार बनाने की कला, कार बनाने का कौशल इनके अंदर तो नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो है इनको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा, कौशल के आधार पे कि भाई तुमको कार बनाने नहीं आ रहा है, तुमको स्कूटर बनाने आ रहा है, लेकिन अब तो हम कार बना रहे हैं, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? ऐसे लोगों को निकाल देगी। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है, कौशल के आधार पे जो बेरोजगारी आती है, वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, ओके, मान लो जैसे आपने कोई मान लो आपने कोई कंपनी स्थापित किया, ठीक है, पहले वहाँ पे लोग मैन्युअली काम करते थे, ठीक है, अब वहाँ पे आपने कंप्यूटर रख दिया, कंप्यूटर के आधार पे बहुत सारी काम होने लगे, तो अब लोगों को कंप्यूटर चलाने आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ऐसे लोगों को निकालना पड़ेगा जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, कंप्यूटर चलाने का कौशल नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से संगठन निकाय डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ठीक है, तो कौन सी संगठन है जो डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी ILO, IUCN और UNEP द्वारा जो है डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रिपोर्ट जारी करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 5, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके तहत केवल नए प्रस्तावों और आवश्यक निधियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें उचित सिद्ध किया जाता है। दूसरा, सरकारी मंत्रालयों में इसका प्रयोग पहली बार 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद किया गया था। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका जीरो बजट, ये शून्य आधारित बजट प्रणाली क्या है दोस्तों? कि देखो, हर वित्तीय वर्ष में क्या होता है
कि एक बार सभी बजट की योजनाओं की, सभी परियोजनाओं की या योजना की समीक्षा की जाती है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि जब समीक्षा की जाती है तो कुछ ऐसे निष्कर्ष निकल के आते हैं कि कुछ ऐसे, मान लो ए परियोजना या बी परियोजना है जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रह गया है, यानी कि इसमें जो धन आवंटन किया जाता है, इसका इस धन का प्रयोग जो है, या कहें तो इस योजना का जो उद्देश्य था, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, लोगों तक इस योजना या परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि अब ये जो है वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रह गया है, अब इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका लाभ जो है, इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि इस तरह के बजट में जो धन आवंटन किया जाता है उसको तत्काल बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब धन जो है, धन आवंटित नहीं किया जाएगा इस तरह के बजट में जो बजट वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। जिस बजट जो परियोजनाएं मतलब ऐसे बजट जो है, बजट में धन आवंटन, ठीक है, ऐसी परियोजनाएं जो वर्तमान में देखो मैं बार बार बजट बजट शब्द यूज करी, बजट नहीं, परियोजना। ठीक है, ऐसी परियोजनाएं जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, ऐसी परियोजनाओं का लाभ जो है लोगों तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, लोगों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर रहा है, तो ऐसी परियोजनाओं में जो धन आवंटित किया जा रहा था, अब इसमें धन आवंटित नहीं किया जाएगा, तत्काल धन आवंटित बंद कर दिया जाएगा। तो यही जो है शून्य आधारित बजट प्रणाली कहलाती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इसके तहत न केवल नए प्रस्तावों और आवश्यक निधियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें उचित सिद्ध किया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सरकारी मंत्रालयों में इसका प्रयोग पहली बार 1991 में भुगतान संतुलन संकट के बाद किया गया था। नहीं, इसका प्रयोग पहली बार 1986 87 के वित्तीय वर्ष में किया गया था। तो आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय खिंचाव यानी फिस्कल ड्रैग का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, फिस्कल ड्रैग का सर्वोत्तम वर्णन है। तो ये फिस्कल ड्रैग क्या है दोस्तों, राजकोषीय खिंचाव क्या है कि दोस्तों प्रगतिशील कराधान प्रणाली के तहत लोगों की आय बढ़ने पर उन पर कर का अधिक बोझ हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब क्या होता है कि देखो, टैक्स के अपने एक स्लैब है, अब लोगों की आय बढ़ रही है तो लोग एक स्लैब से दूसरे स्लैब पर अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले मान लो 3% का टैक्स लगता था या 5% का टैक्स लगता था, जैसे ही वो ऊपरी स्लैब पर गए, ठीक है, कोई भी स्लैब मान लो, तो ऐसे में उन पर टैक्स का बोर्ड जो है, टैक्स का बर्डन जो है बढ़ जाता है। तो आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि टैक्स भी बढ़ जाता है, टैक्स का बोझ भी जो है लोगों के ऊपर बढ़ जाता है। यही जो है आपका क्या कहलाएगा, राजकोषीय खिंचाव कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्पादन कर उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उत्पादन कर जो है उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, उत्पाद कर प्रति इकाई उत्पाद पर लगाए जाते हैं। ठीक है, उत्पाद कर जो है प्रति इकाई उत्पाद पर लगाए जाते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों उत्पाद कर जो होते हैं उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, उत्पादन की मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, और उत्पाद कर जो है प्रति इकाई उत्पाद पर लगाया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, वित्तीय संस्थान के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें नकद आरक्षी अनुपात बनाए रखना होता है। ठीक है, जो वित्तीय संस्थान है उसके बारे में बात कर रहा है कि ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, वही कह रहे हुए, सिर्फ वित्तीय संस्थान दिया है, पूरा नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि उपरोक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कुछ वित्तीय संस्थानों के नाम दिए हैं, जैसे कि लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, अब इनमें से बताना है कि ये जो चारों विशेषताएं हैं किस वित्तीय संस्थान के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है, ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, नगद आरक्षी अनुपात बनाए रखना होता है। ठीक है, यानी कि CRR बनाए रखना होता है इनको। तीसरा, ये ऋण गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ऋण गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं, और इन्हें नचिकेत मोर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया था। ओके, तो बताना है कि ये किस संस्था, वित्तीय संस्था के बारे में बता रहा है। ओके, तो दोस्तों ये लघु वित्त बैंक के बारे में
ये जो सभी विशेषताएं हैं वो लघु वित्त बैंक की विशेषताएं हैं। लघु वित्त बैंक में क्या होता है, किसे जो है नचिकेत मोर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इतना ही पता होता ना तो आप इस बेसिस पे आंसर कर लेते। ठीक है, कि नचिकेत मोर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर लघु वित्त बैंक को स्थापित किया गया था। इन्हें जो है, जो ये लघु वित्त बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, इनको सीआरआर बनाए रखना अनिवार्य होता है और ये मांग जमा भी स्वीकार कर सकती हैं और साथ में ही क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे पूंजी बाजारों के वित्तीयकरण पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पूंजी बाजारों के वित्तीयकरण, ठीक है, पूंजी बाजारों के वित्तीयकरण पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ओके, तो दोस्तों ये जो है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि पूंजी बाजारों का वित्तीयकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां वित्तीय बाजार और संस्थान पारंपरिक उत्पादन पर वित्तीय उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक गतिविधियों पर तेजी से हावी होते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार के वित्तीयकरण का मतलब है कि यहाँ पर जो है, जो वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, बिल्स हो गए, तो यहाँ पे वित्तीय परिसंपत्तियों पे इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाता है पूंजी बाजारों के वित्तीयकरण, यही आपका पूंजी बाजारों का वित्तीयकरण कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए। आर्कटिक महासागर हाल ही में अपनी बर्फ और हिम के तेजी से पिघलने कारण चर्चा में था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं, उसके हिस्से। ठीक है, पूछा है कि समुद्री आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से सागर हैं जो आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये तीनों ही पाए जाते हैं, बेरेंटस सागर, ब्यूफोर्ट सागर, वांडेल सागर। ठीक है, बेरेंटस, ब्यूफोर्ट और वांडेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। उपरोक्त उपायों में से कितने स्वनिर्णयगत राजकोषीय नीति के उदाहरण हैं? स्वनिर्णयगत राजकोषीय नीति के उदाहरण का मतलब क्या है कि इसमें जो है सरकार जो है व्यय या कराधान में जानबूझकर परिवर्तन करती है। ठीक है, स्वनिर्णय राजकोषीय, एक होता है स्वचालित राजकोषीय नीति, दूसरा होता है स्वनिर्णय राजकोषीय नीति। ठीक है, स्वनिर्णय राजकोषीय नीति में क्या होता है कि सरकार जो है खुद निर्णय लेती है, ठीक है, राजकोष में परिवर्तन के लिए। ठीक है, व्यय या कराधान में जानबूझ के परिवर्तन करती है। तो अब बताना है कि कौन सा उपरोक्त में से है जो स्वनिर्णय राजकोषीय के उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए, पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज देना। तो दोस्तों ये जो है राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज कौन देगा? तो गवर्नमेंट जो है अपने व्यय या कराधान में परिवर्तन करके देगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि आर्थिक उछाल के दौरान प्रगतिशील कराधान के कारण अधिक कर राजस्व संग्रहित किया जाना। तो ये नहीं, ये जो है आपका स्वचालित राजकोषीय नीति का उदाहरण है। तीसरा, राजकोष रोजगार सृजित करने के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की शुरुआत करना। तो देखो, जो अवसंरचना रोजगार में अगर वृद्धि करना है तो इसमें क्या होगा कि सरकार जो है अवसंरचनात्मक परियोजनाएं लेकर के आएगी, जैसे कि सड़क बनाएगी या फिर अन्य परियोजनाएं लेकर के आएगी जिससे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करों में वृद्धि करना। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करों में वृद्धि भी जो है ये स्वनिर्णयगत राजकोषीय नीति का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कितने हैं? तो 3 कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्किमफ्लेशन शब्द का सर्वोत्तम वर्ड? स्किमफ्लेशन क्या होता है? स्किम से ध्यान रखिएगा, इसको याद करना है, क्योंकि एक होता है स्किमफ्लेशन और एक होता है श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, स्किमफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन। तो स्किमफ्लेशन में क्या होता है? ये गुणवत्ता से संबंधित होता है, ये गुणवत्ता से संबंधित होता है। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है दोस्तों? श्रिंक नहीं, श्रिंक होता है। ठीक है, सॉरी, SRI होता है। ठीक है, श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, श्रिंकफ्लेशन, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो श्रिंकफ्लेशन होता है ये मात्रा पे आधारित होता है। जैसे मान लो आप पहले 10 रुपये का चिप्स, 5 रुपये का चिप्स लेते थे, अगर कंपनी इस 5 रुपये के चिप्स पैकेट को 8 रुपये कर देगी तो फिर क्या होगा कि इसके मांग में कमी आएगी, इसकी बिक्री कम होने लगेगी, लोग नहीं खरीदेंगे, कहेंगे 5 रुपये का चिप्स अब 8 रुपये का कर दिया, महंगा कर दिया। कंपनी क्या करेगी? कंपनी बड़ी चालाक होती है। कंपनी क्या करेगी? इस चिप्स के पैकेट में जो चिप्स थे ना, पहले जो चिप्स की मात्रा थी, चिप्स की मात्रा को ही कम कर देगी। ठीक है, चिप्स की मात्रा को
कम कर देगी। तो चिप्स की मात्रा को अगर कम कर देती है तो ये क्या कहलाता है, श्रिंकफ्लेशन, यानी कि मात्रा में कमी हो गई लेकिन 5 रुपये ही था, ठीक है, चिप्स का दाम 5 रुपये ही था, कंपनी ने चालाकी क्या की कि महंगाई के कारण दाम नहीं बढ़ाया बल्कि इसकी मात्रा में कमी कर दी, ठीक है, तो ये आपका श्रिंकफ्लेशन कहलाएगा। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा देखो, तो 5 रुपये की चिप्स थी ये, इसने मात्रा नहीं कम किया, भाई लोगों को दिखाना है कि हम भर भर की चिप्स देते हैं, तो इसने क्या कर दिया भाई, गुणवत्ता में कमी कर दी, ठीक है, इसने इसके क्वालिटी में कमी कर दी, ठीक है, पहले अच्छा चिप्स टेस्टी देता था और फिर हेल्थ के हिसाब से बना करके देता था, अब ये क्या किया कि भाई इसकी गुणवत्ता में कमी कर दी, क्या भाई मैं मात्रा में नहीं कम करूँगा, गुणवत्ता में, ताकि लोग, बहुत लोग चिप्स उप्स खरीदते हैं तो पैकेट ऐसे देखते हैं कि अरे इसमें कितना है ठीक है, तो इस आधार पे, तो जब गुणवत्ता में कमी की जाती है, जब प्रोडक्ट की यानी कि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी की जाती है महंगाई के कारण और दाम सेम रहता है, तो उसको कहते हैं स्किमफ्लेशन, ठीक है, स्किमफ्लेशन, यानी कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता में कम हो जाती है जबकि कीमत समान रहता है, ठीक है, कीमत समान है लेकिन गुणवत्ता में कमी कर दी जाती है महंगाई के कारण। तो स्किमफ्लेशन, स्किम्प से याद रखिएगा, अगर भूल गए श्रिंक और स्किम्प में कंफ्यूजन हो गए तो स्किम से याद रखिएगा, स्किन, लोग कहते हैं स्किन खराब हो रही है, खराब हो रही है मतलब हमारी गुणवत्ता स्किन की अच्छी नहीं है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीम से स्किन आए तो स्क्रीम से स्किन ध्यान रखिएगा, स्किन से गुणवत्ता, हमारी स्किन की गुणवत्ता खराब हो रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ठीक है, ऐसे, तो जब गुणवत्ता में कमी आएगी तो स्किमफ्लेशन कहलाएगा। अगला देखिए, भारतीय वैज्ञानिक ने हीमोफीलिया ए के उपचार के लिए जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इस संदर्भ में हीमोफीलिया ए से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हीमोफीलिया ए रक्त में थक्के बनाने वाले कारकों की कमी के कारण होने वाला रक्तस्राव विकार है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक बच्चे को बीमारी पूर्णतः माँ से विरासत में मिलती है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बच्चे को यह बीमारी जो है पूर्णतः माँ से विरासत में मिलती है, पिता से नहीं मिलती है। बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है, ओके। तो दोस्तों, हीमोफीलिया की बात करें तो ये हीमोफीलिया ए जो है ये रक्त में थक्के बनने वाले कारकों की कमी की वजह से, यानी इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का स्राव निरंतर होता रहता है, तो ये जो है रक्त स्राव विकार है एक तरह का। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि ये बीमारी पूर्णतः माँ से विरासत में मिलती है, तो ये गलत है, पुरुषों से भी मिलती है, रेयर केस में मिलती है लेकिन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने भारत में सीमांत स्थायी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से, तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक, भारत में संचालित विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों ही जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है, भारत सरकार की ऋण पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा है, ठीक है, भारत सरकार के कौन कौन से ऐसे हैं जो ऋण पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा है, ठीक है, ऋण पूंजी प्राप्ति में क्या होता है कि ऐसी प्राप्तियां होती हैं सरकार की, देखो सरकार की प्राप्तियां दो तरह की होती हैं, एक राजस्व प्राप्ति होती है, एक पूंजी प्राप्ति होती है। पूंजी प्राप्ति में एक होती है ऋण पूंजी प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति में क्या होता है दोस्तों, किसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सरकार मान लो पैसे लेती है तो इसके ऊपर देयता जन्म होता है, ठीक है, यानी ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसमें सरकार की देयता उत्पन्न होती है, ठीक है, देयता जन्म लेती है, यानी कि सरकार को अगर किसी से पूंजी प्राप्त कर रही है तो सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि सरकार की संपत्ति में इस तरह की प्राप्तियां होती हैं जो सरकार की संपत्ति में कमी लाती है, ठीक है, सरकार की देयता को जन्म देती है, ठीक है, जैसे मान लो कि सरकार ने ऋण लिया, चाहे वो घरेलू ऋण हो या बाहरी ऋण हो, अब ऋण लिया है तो सरकार को इस ऋण की वापसी करनी होगी, ठीक है, ब्याज दर के साथ, यानी मूलधन और ब्याज दर दोनों की वापसी करनी होगी, तो भाई अगर ऋण ले रहा है तो वापस भी करना पड़ रहा है, यानी कि सरकार के ऊपर एक तरह की देयता को जन्म दे रहा है, और दूसरा कि इससे सरकार की संपत्ति में भी कमी आ रही है, क्योंकि भाई ऋण मूलधन तो देना ही पड़ रहा था, साथ में ब्याज भी दे रहा है, ब्याज कहाँ देगा, सरकार अपने पास के पैसे से ही देगा, ठीक है, राजकोष से ही निकाल के देगा, तो ये क्या है, एक तरह की संपत्ति में कमी को जन्म दे रहा है, ठीक है, तो ये आपकी पूंजी प्राप्ति कहलाती है। अभी जब और आगे क्वेश्चन आएगा पूंजी प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और पूंजी व्यय, राजस्व व्यय क्या होता है, वैसे हालांकि इतना विजन आईएएस के टेस्ट में लगभग 4 या 5 टेस्ट जो है इकोनॉमिक्स से हुए हैं, अगर आप लोग हमारे इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े होंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है,
तो आप लोग को पता होगा कि इकोनॉमिक्स से लगभग 4 या 5 टेस्ट हुए हैं और साथ में संस्कृति आईएएस के 1 या 2 टेस्ट हुए हैं और विजन आईएएस में भी कुछ जो है इकोनॉमिक्स से टेस्ट हुए हैं। तो लगभग आपके पास लगभग मान लो 5 या 6 टेस्ट पेपर जो हैं, 5 से 6 टेस्ट पेपर कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 5 से 6 टेस्ट पेपर इकोनॉमिक्स से हुए हैं और 5 से 6 टेस्ट पेपर का मतलब है कि हर टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, तो लगभग आपके पास 500 से 600 के करीब में आपके पास क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के और लगभग 600 सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड है। इस वजह से मैं अब जितने भी टेस्ट पेपर सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे कि लगभग 10-15 के बाद से जितने भी टेस्ट पेपर हैं लगभग सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं सारे टेस्ट पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, फटाफट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इससे आपका भी वक्त जाएगा और मेरा भी वक्त जाएगा, वीडियो लंबी होगी तो फिर आप लोग को ही बोरियत होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि और एक्सप्लेन करना चाहिए तो हमारी जितने भी पहले की क्लासेस हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज की इकोनॉमिक्स की, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने सभी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए, ये फटाफट बस आपका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो हाँ, तो ऋण पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा कौन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि भूटान की सरकार द्वारा भारत सरकार को किया गया ऋण का पुनर्भुगतान। इसमें क्या कह रहा है कि देखो, भारत सरकार ने भूटान को ऋण दिया था, ठीक है, अब भूटान क्या किया कि इस ऋण की वापसी कर दी भारत सरकार को। तो ये थोड़ी ना ऋण पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा होगा भाई, इसमें सरकार की संपत्तियों में किसी तरह की कमी थोड़ी ना आई है भाई, बल्कि सरकार ने ऋण दिया है, सरकार ने ऋण थोड़ी ना लिया है। सरकार ने भूटान को ऋण दिया था, भूटान ने क्या किया, इसको वापस कर दिया, इस ऋण को मूलधन के साथ, ब्याज के साथ। तो यहाँ पे दूसरा शामिल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय, तो ये भी जो है आपका ऋण पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा नहीं होगा, केवल एक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, सुर्खियों में रहने वाले स्थल और देश, ठीक है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो गुडोरी ये जॉर्जिया में है, ठीक है, गुडोरी नामक स्थल जो है जॉर्जिया में है। बालबेक जो है लेबनान में है। इदलिब जो है आपका सीरिया में है, कहाँ पे है, सीरिया में है। और नुसैरत जो है ये आपका इजराइल में है। ठीक है, तो एक भी सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हमने सोचा था कि इस सेशन में सारे टेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट सेशन जो है आपका कल ले लूँगी बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस, लेकिन मैंने आज ही सोचा था कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। मे बी मैं शायद कल 2 क्लासेस दे दूं, जिससे कि आप लोग का टाइम थोड़ा मैनेज हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।